नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से सक्सेस पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के आज के वीडियो में हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ गवर्नमेंट्स की, अलग अलग प्रकार की जो सरकारें हुए हैं विश्व में, उनके बारे में आज हम समझेंगे। यानी फेडरल गवर्नमेंट क्या होती है, यूनिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है, संसदीय शासन प्रणाली, अध्यक्ष शासन प्रणाली, एकात्म सरकार, ये सारी चीज़ें हम आज डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में। इन सबसे पहले फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जानने से पहले आपको एक चीज़ क्लियर रखनी पड़ेगी, जो आधुनिक कंट्री हैं, देश हैं, उनका उद्भव किस प्रकार से हुआ। तो थोड़ा सा आप इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए अपने। एक बड़े स्तर पे अगर मैं बात करूं तो ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड वॉर सेकेंड से पहले, यानी बिफोर 1945, वर्ल्ड वॉर सेकेंड से पहले जो देश बने हैं, जो संघ बने हैं, जो फेडरल बने हैं, वो कहीं ना कहीं आपसी समझौतों से बने हैं। राज्यों के बीच समझौते हुए, हमने फेडरेशन के बारे में जो है अपने पिछले वीडियो में भी कई बार बात की है। फेडरेशन मैंने आपको समझाया है, राज्यों के बीच आपस में समझौता होता है, तब जाके एक फेडरेशन का निर्माण होता है। यही चीज़ आपको ध्यान रखनी है 16th, 17th, 18th सेंचुरी में, और स्टार्टिंग 19th सेंचुरी में जो देश बने हैं वो फेडरेशन के रूप में बने हैं। और फेडरेशन यानी राज्यों के बीच आपसी समझौता, और राज्यों के बीच ये जो समझौते हुए हैं, इन्हीं के आधार पर अलग अलग फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनी है। आफ्टर 1945, वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद जो देश बने हैं उन्हें आज़ाद किया गया। वो गुलाम थे अधिकांश देश, या वर्ल्ड वॉर सेकेंड में हार गए, गुलाम बने, उसके बाद धीरे धीरे वो आज़ाद हुए हैं। लेकिन जो देश, जो फेडरेशन ऑलरेडी बने हुए थे, उनकी नेचर को आप समझिए तो आपको फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ईजीली समझ में आ जाएगा। देखिए, मैंने आपको एक चीज़ बताई कि फेडरेशन का जो है, यानी सामान्य भाषा में हम इसे देश ही कहते हैं, कंट्री ही कहते हैं। फेडरेशन का जो निर्माण हुआ है, मैंने आपको अपने पिछले वीडियोज़ में भी बताया है। अगर हम यूनाइटेड किंगडम की बात करें, अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें, अगर हम कनाडा की बात करें, अगर हम रसिया की बात करें, या मैक्सिमम कंट्री, और इनमें सबसे बेस्ट अगर हम यूएसए की बात करें, क्योंकि अधिकतर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो जुड़ाव देखा जाता है, जो हम कंपैरिजन करते हैं, वो मैक्सिमम यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से और यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से करते हैं। तो ये जो फेडरेशन बने हैं यूनाइटेड किंगडम में, मैंने आपको बताया है इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड, नॉर्दर्न आइलैंड, ये 4 अलग अलग स्टेट मिलकर के बने हैं यूनाइटेड किंगडम। यूएसए मैंने आपको बताया 13 स्टेट आपस में मिले, और आज के डेट में ये छोटे छोटे स्टेट मिलते हुए टोटल 50 स्टेट यूएसए में हो चुके हैं। आप इनमें से किसी भी कंट्री को देखें, किसी भी फेडरेशन को देखें, सभी ये फेडरेशन है। किसी भी फेडरेशन को अगर आप देखें तो ये सभी फेडरेशन राज्यों के बीच आपस में समझौता हुआ है। अब राज्यों के बीच आपस में जब समझौता हुआ है, यानी एग्रीमेंट हुआ है, समझौता किनके बीच? राज्यों के बीच। राज्यों ने आपस में समझौता किया, क्या बना दिया? एक फेडरेशन बना दिया, एक देश बना दिया। क्लियर? अब जब ये राज्यों के बीच समझौता हुआ है तो इस समझौते को, इस एग्रीमेंट को ध्यान से देखिए। एग्रीमेंट किन कंडीशन में होते हैं या किन के बीच होता है? एग्रीमेंट दो जो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं, दोनों की वैल्यू बराबर है, उनके बीच भी एग्रीमेंट हो सकता है। दो जो वीक कैंडिडेट हैं, उनके बीच भी एग्रीमेंट हो सकता है। एक स्ट्रॉन्ग और एक वीक कैंडिडेट है, उसके बीच भी एग्रीमेंट हो सकता है। यानी पुराने समय में आप देखते थे जब राजाओं के बीच में संधि होती थी तो किस प्रकार से होती थी? एक बड़ा राजा अपनी पूरी फौज लेकर के आक्रमण करने दूसरे राज्य पे चला गया, दूसरे राज्य ने पहले ही देख लिया कि भैया मैं इससे जीत नहीं सकता हूँ, तो उससे पहले ही एग्रीमेंट कर दिया, संधि कर दी। दूसरा क्या होता है? दूसरा हमारे पास होता है
कि दो स्ट्रॉन्ग राजा एक दूसरे पे अटैक किया, दोनों के बीच युद्ध हुआ, एक युद्ध में हार गया और तब उन्होंने संधि कर दी, या दोनों स्ट्रॉन्ग थे, दोनों ने पहले ही देखा कि दोनों को नुकसान होगा, इससे पहले ही हम एग्रीमेंट कर देते हैं। तो हर जगह पे एग्रीमेंट हुआ है, लेकिन एग्रीमेंट की जो ये कंडीशंस हैं हर जगह पे अलग अलग होंगी। मैंने आपको क्या बताया, समझौता किसके बीच होगा? कमज़ोर और कमज़ोर दोनों वीक हैं, इनके बीच भी समझौता होगा। दोनों ताकतवर हैं, दोनों स्ट्रांग हैं, इनके बीच भी समझौता हो सकता है। और एक स्ट्रांग है और दूसरा वीक है, इनके बीच भी एग्रीमेंट होगा। लेकिन एग्रीमेंट की कंडीशन क्या होंगी, इसे हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। जहां दोनों पक्ष वीक हैं, दोनों पक्ष कमज़ोर हैं, तो एग्रीमेंट के जो पॉइंट बनेंगे वहाँ पे दोनों पक्षों की बराबर की सुनवाई होगी, क्योंकि दोनों एक जैसे हैं, दोनों कमज़ोर हैं। या जहाँ पे दोनों पक्ष स्ट्रांग हैं, जहाँ पे दोनों पक्ष स्ट्रांग हैं वहाँ पे भी दोनों पक्षों की बराबर सुनवाई होगी, दोनों पक्षों के बराबर पॉइंट रखे जाएंगे। क्यों रखे जाएंगे? क्योंकि दोनों स्ट्रांग हैं। लेकिन जहाँ पे एक स्ट्रांग है और एक वीक है, वहाँ पे ज़्यादा वैल्यू, ज़्यादा पॉइंट, ज़्यादा पावर किसकी रखी जाएगी? जो कैंडिडेट कौन सा है, स्ट्रांग है, जो पक्ष स्ट्रांग है उसकी ज़्यादा चलेगी, उसकी ज़्यादा सुनवाई होगी। वीक पक्ष थोड़ा सा मजबूरी में होगा और उसे एग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे इन दो को ही देखें, यूनाइटेड किंगडम को देखें और दूसरी तरफ यूएसए को देखें, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड किंगडम में इंग्लैंड, वेल्स, नॉर्दर्न आयरलैंड और स्कॉटलैंड जब ये आपस में मिले तो इसमें एक सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग पक्ष है वो इंग्लैंड है। इंग्लैंड अपने आप में एक शक्तिशाली देश है। उन्होंने कह सकते हैं कि एक साथ ज़बरदस्ती भी इनके साथ क्या की, एग्रीमेंट करवाया कि आप हमारे साथ मिल जाइए, अदरवाइज़ हम आप पे अटैक करके आपको जीत लेंगे। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग पक्ष कौन हो गया? इंग्लैंड हो गया। दूसरी तरफ यूएसए को देखें, जब यूएसए आज़ाद हुआ तो ये 13 स्टेट लगभग एक जैसे थे। सबकी कंडीशन क्या थी? एक जैसी थी। सब ने कहा कि भैया ठीक है, सब मिल कर के क्या कर देते हैं, एक यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बना लेते हैं और मिल बैठ कर के कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं। तो आपने देखा इन एग्रीमेंट के कारण अब फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अलग हो जाएगी, क्योंकि कहीं पे सबकी एक साथ चली है, यानी सबकी पावर बराबर रहेगी, कहीं पे एक पक्ष की पावर ज़्यादा रहेगी, दूसरे पक्ष की पावर कम रहेगी। तो ये जो फेडरेशन का निर्माण हुआ है, फेडरेशन के ही निर्माण के आधार पर दो गवर्नमेंट के रूप हमारे सामने आ जाते हैं। एक हो जाता है फेडरल गवर्नमेंट और दूसरा हो जाता है यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हालांकि हैं फेडरल, सारे ये फेडरल हैं, लेकिन इन्हीं फेडरेशन में कहीं पे फेडरल गवर्नमेंट का रूप है और कहीं पे यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का रूप है। यहाँ पे अब हम बात करेंगे कि फेडरल गवर्नमेंट और यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में डिफरेंस क्या होता है, कहाँ पे वो दोनों गवर्नमेंट अलग अलग हैं और शक्तियों का बंटवारा किस प्रकार से होता है। चलिए बात करते हैं। फेडरल हमने समझा, फेडरल में जो एग्रीमेंट हुए, अब उस एग्रीमेंट में मैंने कहा राज्यों के बीच समझौता हुआ, फेडरेशन बन गया। अब राज्य और फेडरेशन यानी कि सेंटर, स्टेट और सेंटर बन चुके हैं। अब स्टेट और सेंटर के बीच शक्तियों का, पावर्स का जो ये सेपरेशन होगा, विभाजन होगा, इसी आधार पर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनेगी फेडरल गवर्नमेंट और यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का निर्धारण हुआ है उस एग्रीमेंट में। जो एग्रीमेंट हुआ, जो राज्यों के बीच समझौता हुआ, वो एग्रीमेंट बन चुका है। वही एग्रीमेंट, ये जो एग्रीमेंट है, इस एग्रीमेंट को यानी ये दस्तावेज जो है, इस दस्तावेज को आप कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। इसी एग्रीमेंट के आधार पर उस फेडरेशन का क्या बना है? कॉन्स्टिट्यूशन बना है। तो पावर जो डिस्ट्रीब्यूट की गई सेंटर और स्टेट के बीच उस एग्रीमेंट के थ्रू, उस कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू, अब उस बेस पे किसके पास कैसी पावर है, उस बेस पे दो प्रकार की गवर्नमेंट बन गई। पहली बन गई फेडरल गवर्नमेंट, दूसरी बन गई यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। आपको समझाने के लिए मैंने एग्जाम्पल यहाँ पे लिखे हैं। देखिए, यूएसए, स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, रसिया, ब्राज़ील फेडरल गवर्नमेंट है।
जबकि दूसरी तरफ चलें, ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, चाइना, इटली, नॉर्वे, स्पेन, स्वीडन यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। इंडिया में क्या है आगे हम डिस्कस करेंगे। तो आप यहाँ पे समझ चुके होंगे फेडरल गवर्नमेंट और यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो बनी है किस आधार पर, एग्रीमेंट में या कॉन्स्टिट्यूशन में किसे कितनी पावर मिली है उस आधार पर। तो फेडरल गवर्नमेंट और यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में डिफरेंस क्या है? एकात्म सरकार, यूनिटरी नाम से ही पता चल रहा है एक सरकार। फेडरल गवर्नमेंट की सबसे बड़ी विशेषता दो सरकार कौन सी? सेंटर की और स्टेट की। देखिए इसको पॉइंट में, ये 6 पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखे हैं, इन्हीं 6 पॉइंट के बेस पे आपको ये डिफरेंस क्रिएट करना है। तो इन 6 पॉइंट को आप स्पेशली ध्यान रखिएगा। पहला पॉइंट, गवर्नमेंट क्या होगी? फेडरल गवर्नमेंट में हमेशा डुअल गवर्नमेंट होगी। डुअल गवर्नमेंट क्यों होगी? क्योंकि ध्यान रखिए फेडरल गवर्नमेंट उन फेडरेशन में बनी है जहाँ पे या तो दोनों पक्ष मजबूत हैं या दोनों पक्ष कमज़ोर हैं। दोनों पक्ष कमज़ोर हैं तब भी दोनों की सुनवाई हुई है, और दोनों पक्ष मजबूत हैं तब भी दोनों की सुनवाई हुई है। और यूनिटरी फॉर्म कहाँ पे बनी है? जहाँ पे एक पक्ष मजबूत है उसने अपनी बात दूसरे पक्ष से मनवाई है, तो वहाँ उसने सारी पावर किसके पास ली? अपने पास ली, यानी एक सरकार रही। और जहाँ पे दोनों पक्षों की बात सुनी गई, स्टेट्स की बात सुनी गई, वहाँ पे क्या बनी? दोनों के पास पावर रही, दोनों को बराबर पावर बांटी गई लगभग, जिस कारण से गवर्नमेंट कितनी क्या बनेगी? फेडरल गवर्नमेंट 2 गवर्नमेंट बनेंगी। तो अब विशेषताओं पे ध्यान रखिए। फेडरल गवर्नमेंट में यानी यूएसए, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, रसिया, ब्राज़ील में गवर्नमेंट क्या है? डुअल गवर्नमेंट है। कौन सी डुअल होगी? एक होगी सेंटर की गवर्नमेंट और एक होगी स्टेट की गवर्नमेंट। केंद्र को शक्तियाँ दी गई हैं, केंद्र उन शक्तियों पे काम करेगा, उन पावर्स पे काम करेगा, और स्टेट के पास अपनी पावर अलग है, यानी राज्य की अपनी पावर रहेंगी। जबकि यहाँ यूनिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होगी? सिंगल गवर्नमेंट होगी, केवल सेंटर गवर्नमेंट, केंद्र सरकार होगी। हाँ, अगर केंद्र सरकार चाहे, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो रीजनल गवर्नमेंट क्रिएट कर सकती है, क्षेत्रीय स्तर पे सरकार बना सकती है, लेकिन केवल एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज से, उन्हें ज़्यादा पावर नहीं देगी। और अगर दी भी जाएंगी, बहुत सारे ऐसे फेडरेशन हैं जहां पावर दी गई हैं रीजनल गवर्नमेंट को, लेकिन वो जो पावर दी गई हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा नहीं, वो सिंगल गवर्नमेंट जो सेंटर गवर्नमेंट है उसके द्वारा दी गई हैं। तो पहला डिफरेंस क्रिएट हो गया। फेडरल गवर्नमेंट में डुअल गवर्नमेंट, सेंटर की अलग होगी, स्टेट की अलग होगी। यूनिटरी गवर्नमेंट में सिंगल गवर्नमेंट होगी सेंटर की, और सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहे तो रीजनल गवर्नमेंट बना सकती है। सेकेंड पॉइंट की तरफ आए, पावर, शक्तियाँ। तो मैंने क्या कहा? दोनों के पास 2 गवर्नमेंट है, सेपरेशन रहेगा, स्पष्ट विभाजन रहेगा शक्तियों का। केंद्र के पास जो शक्तियाँ हैं, केंद्र उन्हीं शक्तियों पे काम कर पाएगा, और राज्य के पास जो शक्तियाँ हैं, राज्य उन्हीं शक्तियों पे काम कर पाएगा। दोनों एक दूसरे में इंटरफेयर नहीं करेंगे, यानी बिल्कुल सेपरेट कर दे कि आपकी पावर ये है और स्टेट की पावर ये है, अपने अपने दायरे में रहते हुए अपना अपना काम करते रहें। दूसरी तरफ यहाँ सारा क्या होगा? ऑल पावर बिलोंग टू द सेंटर, क्योंकि गवर्नमेंट ही सेंटर है, स्टेट के पास पावर ही नहीं है, तो सारी की सारी पावर किसके पास चली जाएंगी? केंद्र के पास। दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया। तीसरा, कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने अभी आपको कहा गवर्नमेंट 2 होंगी, पावर सेपरेट होंगी, दोनों का जो है स्पष्ट विभाजन होगा। तो वो विभाजन किसके द्वारा होगा? कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। यानी वो जो एग्रीमेंट है, वो एग्रीमेंट अपने आप में क्या बन रहा है? या एग्रीमेंट के बेस पे क्या बन रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है, ये कॉन्स्टिट्यूशन रिटन होगा, लिखित होगा, क्योंकि एग्रीमेंट जब बनेगा तो क्या होगा? क्या बिना लिखा हुआ एग्रीमेंट हो सकता है? नहीं, एग्रीमेंट जब बन रहा है तो वो क्या होगा? रिटन होगा। यानी कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ फेडरल गवर्नमेंट में हमेशा क्या होगा? रिटन होगा, रिज्ड होगा, कठोर कॉन्स्टिट्यूशन होगा। रिज्ड एंड फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन हम पहले बात कर चुके हैं। कठोर कॉन्स्टिट्यूशन जिसे आसानी से बदला ना जा सके, एक स्पेशल प्रोसेस चाहिए अगर कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव करना है। तो कठोर कॉन्स्टिट्यूशन क्यों होगा? समझो बात को, क्योंकि इन्होंने एग्रीमेंट कर दिया और दोनों की बराबर चलिए, तो दोनों ने क्या कहा? कॉन्स्टिट्यूशन रिज्ड होगा, ताकि आने वाले समय में कोई इसमें आसानी से बदलाव ना कर सके। क्योंकि अगर आपने बदलाव करने की पावर या तो सेंटर या तो स्टेट को दे दी, तो आने वाले समय में या तो सेंटर या तो स्टेट अपनी और पावर खींच लेगा, ज़्यादा पावर अपने आप को दे देगा कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करके। इसीलिए क्या कहा? कॉन्स्टिट्यूशन कैसे होगा? रिज्ड कॉन्स्टिट्यूशन होगा, बहुत आसानी से बदलाव नहीं होगा। अगर बदलाव करना है तो एक स्पेशल प्रोसेस होगा, जहां सेंटर के साथ साथ राज्यों की भी क्या चाहिए होगी? सहमति चाहिए होगी। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा? रिटन होगा और रिज्ड होगा। कहाँ? फेडरल गवर्नमेंट में। जबकि यूनिटरी फॉर्म में मे बी रिटन भी हो सकता है। फ्रांस में कॉन्स्टिट्यूशन रिटन है, लेकिन ब्रिटेन में नॉन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, अलिखित संविधान है।
तो यूनिटरी फॉर्म में रिटर्न हो भी सकता है और रिटर्न नहीं भी हो सकता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन हमने समझा। नेक्स्ट सुप्रीमेसी, सुप्रीम कौन होगा यहाँ पे? तो अगेन जब एग्रीमेंट हो रहा है तो सुप्रीम कौन होगा? वही एग्रीमेंट, क्योंकि वही एग्रीमेंट, वही दस्तावेज है जिस आधार पर दोनों के बीच समझौता हुआ है, और अगर एग्रीमेंट टूट गया तो समझौता टूट जाएगा। इट मीन्स सुप्रीमेसी किसकी रहेगी? यहाँ फेडरल गवर्नमेंट में कॉन्स्टिट्यूशन की रहेगी, जबकि यूनिटरी फॉर्म में हो भी सकती है। जापान में कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, जबकि ब्रिटेन में कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम नहीं है, पार्लियामेंट सुप्रीम है। तो यहाँ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अगेन मे बी और मे बी नॉट क्यों है, इस चीज़ को समझो। पावर सेंटर के पास ही थी, अब सेंटर ने चाहा तो दे दी, सेंटर ने चाहा तो नहीं दी। जापान ने चाहा कि ठीक है सुप्रीम हम कॉन्स्टिट्यूशन रखते हैं, तो जापान ने रख दिया, लेकिन ब्रिटेन ने कहा नहीं हम पार्लियामेंट को सुप्रीम रखेंगे, तो ब्रिटेन ने पार्लियामेंट सुप्रीम रखी। तो मे बी और मे बी नॉट यहाँ हर जगह इसीलिए है कि अगर मान लीजिए कि दो, एक कमज़ोर और एक शक्तिशाली स्ट्रांग के बीच जो है कैंडिडेट के बीच अगर समझौता हो रहा है, लेकिन अगर स्ट्रांग कैंडिडेट दयालु है तो वो कुछ पावर किसे देगा? वीक कैंडिडेट को भी देगा। तो वही कंडीशन है, जो दयालु है उन्होंने पावर दी, जो नहीं है उन्होंने सारी पावर लाइक ब्रिटेन अपने पास रखी है। नेक्स्ट सुप्रीमेसी हो गया। कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जुडिशरी, न्यायपालिका, यहाँ हमेशा इंडिपेंडेंट रहेगी फेडरल गवर्नमेंट में। अगेन नेचर देखो, डुअल, सेंटर और स्टेट अलग अलग, पावर सेपरेशन, स्पष्ट विभाजन, कॉन्स्टिट्यूशन रिटर्न होगा, रिज्ड होगा, वही एग्रीमेंट है। सुप्रीमेसी कॉन्स्टिट्यूशन की होगी, सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, अगर इसके साथ छेड़छाड़ हुई तो एग्रीमेंट रद्द। जुडिशरी इंडिपेंडेंट रहेगी, क्योंकि जुडिशरी का जो मुख्य काम होता है वो क्या होता है? सेंटर और स्टेट के बीच कभी कोई डिस्प्यूट अगर आ जाए, उस डिस्प्यूट को सुलझाना। अगर यहाँ एग्रीमेंट बना हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन, अब अगर किसी कारण से सेंटर और स्टेट के बीच कोई डिस्प्यूट आ गया तो डिस्प्यूट कहाँ जाएगा? जुडिशरी के पास, सुप्रीम कोर्ट के पास। और अगर सुप्रीम कोर्ट सेंटर के अंडर में है या स्टेट के अंडर में है तो किसके फेवर में डिसीजन देगा? जिसके अंडर में है। इसीलिए जुडिशरी को क्या रखना जरूरी है? इंडिपेंडेंट रखना जरूरी है। यूएसए में भले ही प्रेसिडेंट को सबसे ज़्यादा शक्तिशाली माना जाता है, लेकिन प्रेसिडेंट से ऊपर कौन है? जुडिशरी। यूएसए का सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है। आपने अभी देखा होगा डोनाल्ड ट्रंप ने जब प्रेसिडेंट बने तो उन्होंने एक आदेश पारित किया था कि कुछ मुस्लिम कंट्री, 7 और 8 मुस्लिम कंट्री पे उन्होंने बैन लगाया कि यहाँ के जो सिटीजन हैं वो अमेरिका में घूमने नहीं आ सकते हैं। वहाँ सुप्रीम कोर्ट ने उसको जो है रद्द कर दिया, कानून को बिल्कुल रद्द कर दिया, ये कहते हुए कि यह अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सही नहीं है। तो यानी प्रेसिडेंट जो काम वहाँ पे कर रहा है उस पर रोक लगाई जा सकती है, किसके द्वारा? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। जुडिशरी वहाँ पे किसी के अंडर में नहीं है, इंडिपेंडेंट है। जबकि दूसरी तरफ चलें यूनिटरी फॉर्म में मे बी नॉट। जापान में रखा हुआ है, ब्रिटेन में जो है अगेन पार्लियामेंट है, सुप्रीम कोर्ट को जो है इंडिपेंडेंट नहीं रखा गया है, या इंडिपेंडेंट अगर है भी तो पार्लियामेंट के अधीन है, इंडिपेंडेंट नहीं है। पार्लियामेंट के अधीन कैसे आ गया? जुडिशरी अपना काम कर रही है, लेकिन जुडिशरी का कोई भी डिसीजन जो है पार्लियामेंट पलट सकती है। तो अगेन पार्लियामेंट वहाँ पे क्या हो गई? सुप्रीम हो गई। एंड लास्ट अगर मैं बात करूँ लेजिस्लेचर यानी विधायिका, तो सेंटर में जो विधायिका होगी वो हमेशा बाइकैमरियल होगी, द्विसदनीय होगी। द्विसदनीय क्यों होगी? क्योंकि एक तो सेंटर की रहेगी, लेकिन स्टेट का रिप्रेजेंटेशन भी तो होना चाहिए सेंटर में, तो इसीलिए स्टेट का रिप्रेजेंटेशन रखने के लिए विधायिका क्या होगी? बाइकैमरियल, यानी हमारी तरह राज्यसभा, राज्यों का प्रतिनिधित्व, और लोकसभा, तो यानी 2 हाउस होंगे सेंटर में। तो ये आपने देखा फेडरल गवर्नमेंट और यूनिटरी गवर्नमेंट में डिफरेंस क्या है। अगर कहीं पे डाउट हो एक बार इसे रिवाइज कीजिएगा। अब इसी आधार पे हम बात करेंगे कि इंडियन गवर्नमेंट या इंडियन जो ये फेडरेशन है, जो हमने फेडरेशन नहीं कहा, यूनियन कहा, हमने फेडरल गवर्नमेंट भी ली है, हमने यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी ली है। कैसे ली है, हमने मिलजुल के कैसे काम किया है, ये हम अब देखेंगे। तो चलते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो फीचर्स हैं इन दोनों के हिसाब से वो क्या हैं। अब इस आधार पे हम बात करेंगे भारतीय संविधान की विशेषताएं क्या हैं। क्या हम फेडरल गवर्नमेंट हैं, क्या हम यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हैं, या हम दोनों हैं। तो पहली चीज़ तो ध्यान रखिएगा, हमने ना टिपिकल फेडरल गवर्नमेंट अपनाया है, ना हमने यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अपनाया है। कैसे? पहली चीज़, भारतीय संविधान की या जो ये संघ है, जो ये फेडरल है,
इसमें भारतीय संघ जो प्रभावित है वो सबसे ज़्यादा कनाडा के संघ से है। यानी जैसे कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन में पावर्स हैं उसी प्रकार से मैक्सिमम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी है। यानी कनाडा का भारतीय संघ के कॉन्स्टिट्यूशन पे सबसे ज़्यादा प्रभाव है, भारतीय संघ के कॉन्स्टिट्यूशन पे सबसे ज़्यादा प्रभाव है। इस लाइन को स्पष्ट कीजिएगा। भारतीय संघ जो बना है, यूनियन ऑफ इंडिया जो बना है, उस पे जो यूनियन के फीचर हैं, जो संघ के फीचर हैं, वो सबसे ज़्यादा फीचर जो है कहाँ से हैं? कनाडा से। कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, केवल कॉन्स्टिट्यूशन का जो संघ वाला पार्ट है, जो गवर्नमेंट है, जो स्ट्रक्चर है गवर्नमेंट का, वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव कहाँ से है? कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से। तो फेडरल गवर्नमेंट में या फेडरल गवर्नमेंट की कौन कौन सी विशेषताएं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? लगभग सभी हैं। देखिए, गवर्नमेंट डुअल, आपको पता है इंडिया में भी डुअल है, सेंटर गवर्नमेंट अलग है, स्टेट गवर्नमेंट अलग है, आपको क्लियरली पता होगा। पावर, सेपरेशन ऑफ पावर है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो 7 शेड्यूल है, हमने शेड्यूल में बात की थी, 7वीं जो अनुसूची है वो सेंटर और स्टेट के बीच इस स्पष्टता पावर सेपरेट कर देती है कि भैया कि सेंटर की पावर कौन सी है, स्टेट की पावर कौन सी है, और तीसरी कॉन्करेंट लिस्ट हमने रखी हुई है। तो 7 शेड्यूल पावर को भी सेपरेट करता है। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा रिटन है और रिज्ड भी है, हालांकि केवल रिज्ड नहीं है लेकिन रिज्ड भी है, फ्लेक्सिबल भी है और रिज्ड भी है। यानी ये विशेषता भी है, ये विशेषता भी है। सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल हमारे यहाँ पे है। हमारे यहाँ पे सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशन को ही माना जाता है, ना कि पार्लियामेंट और ना ही जो है सुप्रीम कोर्ट। जुडिशरी हमारे यहाँ पे भी इंडिपेंडेंट है, सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल अलग है। ना तो वो सुप्रीम कोर्ट किसी के अधिकार क्षेत्र में नहीं है, ना ही विधायिका के है और ना ही प्रेसिडेंट के अधिकार क्षेत्र में। लेजिस्लेचर बाइकैमरल हमारे पास भी है, हमारे पास जो है लोकसभा है और राज्यसभा है। तो आपने एक चीज़ नोट कर दी होगी, देख लिया होगा, फेडरल गवर्नमेंट के सभी लक्षण हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हैं। तभी भी हमने फेडरल अपने आप को फेडरेशन नहीं कहा, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कहा। उसका कारण क्या है? मैंने आपको पहले ही बताया था, फेडरल गवर्नमेंट के सभी लक्षण हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ये सारे फीचर हमारे पास हैं, लेकिन हमने यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के भी बहुत सारे फीचर रखे हैं। कौन से फीचर हैं? पहली चीज़, स्ट्रॉन्ग सेंटर। हमने 7 शेड्यूल में सेंटर स्टेट रिलेशन बिल्कुल अलग रख दिए, केंद्र और राज्यों के बीच स्पष्टता बंटवारा कर दिया। लेकिन जो महत्वपूर्ण विषय हैं, जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हैं, वो हमने राज्यों को नहीं दिए। राज्यों को जो हमने सब्जेक्ट दिए वो रीजनल इंपॉर्टेंस के दिए, क्षेत्रीय महत्व के दिए। नेशनल इंपॉर्टेंस के सारे सब्जेक्ट या इम्पॉर्टेंट जो भी सब्जेक्ट हैं वो हमने किसको दिए? सेंटर को। यानी सेंटर गवर्नमेंट स्टेट स्ट्रांग है, किसकी तरह? यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की तरह। दूसरा, पावर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्टेट। सेंटर गवर्नमेंट, हमने आर्टिकल 1, 2, 3 आगे पढ़ेंगे। पार्लियामेंट को पावर है कि पार्लियामेंट राज्य क्षेत्र को छोटा बड़ा करके नए स्टेट का फॉर्मेशन कर सकती है। यानी राज्यों के अस्तित्व की गारंटी नहीं है, राज्यों को तोड़ा मरोड़ा जा सकता है। लाइक यूएसए 50 स्टेट हैं, 50 रहेंगे। किसी राज्य का क्षेत्र दूसरे राज्य में ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता है, तोड़ा मरोड़ा नहीं जा सकता है। लेकिन इंडिया में हो सकता है। पावर किसको है? पार्लियामेंट को। अगेन स्ट्रॉन्ग कौन हो गई? सेंटर गवर्नमेंट। कौन सा फीचर हो गया? यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का। थर्ड, सिंगल एंड फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। पूरे देश का संविधान एक ही है, किसी स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशन अलग नहीं है, एक संविधान है। और रिज्ड तो था ही, यानी किसकी तरह? फेडरल गवर्नमेंट की तरह, लेकिन फ्लेक्सिबल भी है। रिज्ड एंड फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ पे है? या तो हम पिछले वीडियो में आपने देखा होगा, समझ लिए होंगे, नहीं तो हम आगे दोबारा इसे डिस्कस करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत सारे पार्ट हैं जिन्हें अगर चेंज करना है, जिसमें अमेंडमेंट करना है, तो बहुत टफ प्रोसेस, स्पेशल यूनिक प्रोसेस है। और बहुत सारे पार्ट ऐसे भी हैं जहाँ पे नॉर्मल प्रोसेस के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो जाता है, यानी फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन भी है। सिंगल सिटीजनशिप है पूरे देश में, स्टेट की कोई सिटीजनशिप नहीं है। लाइक यूएसए, स्विट्ज़रलैंड, कोई डबल सिटीजनशिप हमारे यहाँ पे नहीं है, सिंगल सिटीजनशिप है ब्रिटेन की तरह। ब्रिटेन में भी सिंगल सिटीजनशिप है, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की तरह। हमने भी नागरिकता एक रखी है, चाहे आप किसी भी स्टेट के रहने वाले हैं, आपकी सिटीजनशिप भारतीय है, आप भारतीय नागरिक हो। ऑल इंडिया सर्विसेज, अखिल भारतीय सेवाएं भी अगेन सेंट्रल स्टेट में बटी हुई हैं, लेकिन ऑल इंडिया सर्विसेज एक पूरे भारत लेवल पे एक ही सर्विस है जिन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चुना जाता है। और
वो जो है राज्यों में भी क्या करते हैं, अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। तो ऑल इंडिया सर्विसेज, कैग, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, स्टेट का जो मुखिया है उसका चुनाव नहीं हो रहा है, वो गवर्नर है और गवर्नर को अपॉइंट किया जाता है किसके द्वारा, सेंटर गवर्नमेंट के द्वारा। पावरफुल कौन हो गया, सेंटर गवर्नमेंट। फीचर किसका हो गया, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का। स्टेट लेजिस्लेटिव इलेक्शन, राज्य विधानसभाओं के चुनाव भी इलेक्शन कमीशन जो कि सेंटर का है उसके द्वारा कराए जाते हैं, जबकि होना क्या चाहिए था डुअल गवर्नमेंट में, फेडरेशन में, कि दोनों अलग अलग चुनाव होते हैं, लेकिन नहीं, यहाँ पे यूनिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का एक और फीचर हो गया कि भैया राज्य की जो विधानसभाएं हैं उनका चुनाव भी सेंट्रल इलेक्शन कमीशन के द्वारा ही कराया जाएगा। और लास्ट में बात करो इमरजेंसी, इन सब को भूल जाइए। अगर कभी देश में इमरजेंसी, हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे, देश में कभी भी आर्टिकल 352 के अंतर्गत नेशनल इमरजेंसी लगा दी जाती है तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पूरे तरीके से बदल जाता है। फेडरल गवर्नमेंट की ये जो सब कुछ है समाप्त हो जाएगा, यूनिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बन जाएगी, सिर्फ और सिर्फ सारे अधिकार चले जाएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। लेकिन कब, इमरजेंसी अगर लगा दी गई है तो यानी इमरजेंसी का जो प्रोविज़न हमने किया है वो प्रोविज़न भी किसका है, यूनिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का। अभी सामान्य है, हालत हैं, टाइम है अभी पीस का, तो ठीक है, सब कुछ चल रहा है कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। लेकिन आपको पता है आजकल में ही चाइना के साथ विवाद चल रहा है। चाइना का साथ अगर हमारा जो वॉर की कंडीशन हो जाती है या वॉर शुरू हो जाता है और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है आर्टिकल 352 का प्रयोग कर देती है, इमरजेंसी लगा देती है, तो सारी शक्तियाँ सिमट कर चली जाएंगी किसके पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। यानी पूरा का पूरा अधिकार किसका होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का। इट मीन्स ये भी क्या है, यूनिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इमरजेंसी में हम इसे बहुत डिटेल से समझेंगे। तो यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा यूनिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट में क्या डिफरेंस है, कैसे क्रिएट किया जाता है। आई होप आपके बहुत सारे डाउट क्लियर हुए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।